future our priority. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलोमन एजुकेशनल हब। बेटा, आज फिर से हम सब इकट्ठे हुए हैं और क्यों? क्योंकि आज हमें फिर से डिस्कस करना है अपनी सारी चीज़ों को। जैसे जैसे 2-3 लेक्चर अभी हो गए हैं इकोलॉजी के, और जैसे जैसे बेटा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग लाइन वाइज एनसीईआरटी स्टडी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे बेटा, जिसमें हम देखेंगे कि हम खुद को इवैल्यूएट करेंगे कि कितना हमने ग्रैब किया है चीज़ों को। आई होप आप सब रेडी हैं। बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेजर एबायोटिक फैक्टर, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको कराया था टेम्परेचर। आप सभी को क्लियर है बेटा? साथ ही साथ उसके बाद हमने पढ़ा वाटर, देन हम स्टार्ट कर रहे थे थर्ड फैक्टर कौन सा था मेरी? लाइट। और फोर्थ फैक्टर कौन सा था? उमम आप बताइए। उमम कौन सा था बेटा? अच्छा, आपने अभी पहले लेक्चर्स नहीं गो थ्रू किए हैं बेटा। फोर्थ फैक्टर था सॉइल, जिसमें हमने सारे एडेफिक फैक्टर्स को स्टडी किया था और समझा था कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेटा, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा टेम्परेचर। मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ और सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं बेटा। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट। बेटा, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। मैं यहाँ पर लिखूंगी अभी, देखिए लिख लीजिए सभी बच्चे। बच्चा पार्टी अपनी कॉपी में निकालिए और लिखिए। ब्लैक कलर चूज कर लेती है। देखो यहाँ पे लिखा है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना बेटा? हमने पढ़ा था कि कितना हॉट एनवायरनमेंट है और कितना कोल्ड एनवायरनमेंट है, वो हमने एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर स्टडी किया था बेटा। आप लोग समझते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं? विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं। क्या कहते हैं विंटर स्लीप को? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? हाइबरनेशन। बेटा, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप होता है बेटा। विंटर स्लीप कौन करता है? जैसे बियर्स करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जैसे कुछ स्नेल्स हैं, अब इतनी ज्यादा धूप पड़ रही है, इतनी ज्यादा गर्मी है बेटा, और स्नेल की बॉडी आपने देखी है कि बहुत स्लाइमी होती है, उसको हमेशा खुद को मॉइस्चराइज करना पड़ता है ताकि वो जनरल बॉडी एक्सचेंज कर सके। क्या कर सके? O2 का डिफ्यूजन हो सके, वहाँ पर CO2 का डिफ्यूजन हो सके। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एस्टिवेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? समर स्लीप। बेटा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है? से यस और नो? यस। साथ ही साथ हमने पढ़ा था बेटा कि 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, आपको पता है। कुछ होते हैं, इसको सेलेक्ट करके फिफ्थ पे हम लोग आते हैं बेटा। कुछ होते हैं जो यूरीथर्मल होते थे और कुछ स्टेनोथर्मल होते थे। यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म मेरे बच्चों वही था जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कर सके? फेस कर सके। सबके बस की बात नहीं है सारे टेम्परेचर रेंज को फेस करना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं निधि? हम कहते हैं यूरीथर्मल। उमम, आज सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? हाँ ना बोलिए बेटा। चलिए बेटा, इसी बीच में एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन था आज मैंने देखा, इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन था ब्रांच ऑफ बॉटनी dealing with the distribution of plants। कोई बच्चा मुझे बताएगा? 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा?
जल्दी से करिए आंसर। इसका आंसर लिख लीजिए बेटा, फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी। बीच बीच में मैम आपको क्वेश्चंस लिखाती रहती हैं और ये क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। क्या सभी बच्चों ने लिख लिया है फाइटोजियोग्राफी क्या होता है बेटा? फाइटोजियोग्राफी होता है जहां पर हम प्लांट्स के फैक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। हमने देखा कि बहुत सारी वेजिटेशन है, भाई मेरे को कैसे पता कि यहाँ पर कौन से प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर कौन से प्लांट्स हैं? क्या करना पड़ेगा? फाइटोजियोग्राफी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक बार क्वेश्चन आया कि ये जो टेम्परेचर फैक्टर है बेटा, जिन जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं उन बच्चों को मैं बता दूं, मैंने वन लाइन बाय लाइन, एक भी लाइन आपके सामने मैंने ऐसी नहीं छोड़ी थी जो आपको ना पढ़ाई हो। उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को लग रहा है, डर लग रहा है कि मैम ये क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन कैसे होंगे, बेटा प्रीवियस लेक्चर्स को जा करके देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बना बेटा, एक क्वेश्चन बनता है बेटा, ये जो टेम्परेचर फैक्टर है, ये जो टेम्परेचर फैक्टर है बेटा, किन किन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? ये जो टेम्परेचर फैक्टर है किन किन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता था? कल के लेक्चर में बताया था बेटा, ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर, लैटिट्यूड्स के ऊपर एंड स्लोप्स के ऊपर डिपेंड करता था। ये देखिए, टेम्परेचर डिक्रीजेस ग्रेजुअली एज वी मूव टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। बेटा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अगर आप पहाड़ की चोटी पर चलते चले जाएंगे और बेटा सल्पाइन एरिया में चले जाएंगे, पीक पर चले जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? बहुत ही ठंडा टेम्परेचर आपको वहां पर दिखाई पड़ता है। ऊंचाई पर जा रहे हैं ना, और जैसे जैसे आप क्या करेंगे, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी प्रॉपर अर्थ है। यहाँ पर आपने देखा लैटिट्यूड्स है बेटा, जैसे जैसे आप ऊपर के लैटिट्यूड्स पर चलते चले जाएंगे, पोलर एरियाज की तरफ चलते चले जाएंगे, तो भी आपको टेम्परेचर जो है वो सामान्य नॉर्मल डिग्रीज में नहीं मिलेगा, टेम्परेचर वहां पर डिक्रीज होता चला जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन था कि बताइए पैलियो इकोलॉजी किससे रिलेट करती है? पैलियो इकोलॉजी किससे रिलेट करती है बेटा? आपको पता होना चाहिए बच्चा पार्टी, जहां पर पैलियो वर्ड आ गया इसका मतलब आप क्या स्टडी कर रहे हो? बच्चा पार्टी आप पास्ट की स्टडी कर रहे हो, है ना? आप लोग पास्ट की स्टडी कर रहे हो। अगर भाई मैं आपसे पूछूं कि पैलियो इकोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी जिंदा है उनके बारे में पढ़ूं या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ूं, तो आप क्या बोलोगे? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। बेटा आप लोग बताइए, बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ या ना बोलो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पैलियो का मतलब है बेटा जहां पर आप एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए एक क्वेश्चन था बेटा, एक और क्वेश्चन है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, मैम लिखाती जा रही है, सारे क्वेश्चंस को आप लिखते चले जाइए बेटा, बहुत जरूरी है सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन गो थ्रू करना। चलिए क्वेश्चन है हु, हाँ जी बोलिए बेटा। बेटा फॉसिल्स जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एक पैलियो इकोलॉजी है, एक पैलियोजोलॉजी है, इसमें क्या हम कर रहे हैं? पास्ट की स्टडी तो कर रहे हैं, जो मर चुके हैं, और बेटा विद टाइम फॉसिल्स बन चुके हैं। जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि हमने पैलियो लिविंग पैलियो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करी है, चाहे वो पैलियोजोलॉजी में आए चाहे वो पैलियो बॉटनी में आए। तो अगर आपको फॉसिल्स मेंशन्ड नहीं है लेकिन आपको ये मेंशन्ड है कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या लगाओगे? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म
फॉसिल्स की आप स्टडी करो, क्योंकि बेटा जब वो एक्सटिंक्ट है तभी तो फॉसिल बन रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है, हु डिफाइंड इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु डिफाइंड इकोलॉजी एज द study of, who defined ecology as the study of structure and function of ecology। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, एज इट इज आएंगे, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको फैक्ट ही मालूम नहीं है तो मेरे बच्चों कैसे आंसर लगाओगे? तो इसका आंसर है बेटा ई पी ऑडम। ठीक है, क्या है इसका आंसर? ई पी ऑडम। चलिए आगे बढ़ते हैं, रब कर दो। सभी बच्चों ने लिख लिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइन इकोलॉजी एज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप of the organisms to its environment। बेटा बताओ, आंसर बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, आंसर बताओ जल्दी 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 आंसर बताओ, क्या होना चाहिए? जल्दी से मुझे आंसर चाहिए बेटा, कोई बेटा मुझे आंसर बताइए। वेरी गुड, आंसर आ गया। इसका आंसर है, हैकल ने किया था बेटा। उन्होंने इकोलॉजी के बारे में बताया कि इट इज अ साइंस और इट इज अ सब्जेक्ट इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर? एंड द करेक्ट आंसर इज हैकल। बताओ बेटा, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु gave the concept of food chain। बताओ बताओ, फूड चेन का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट कौन है? जल्दी 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 आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो बेटा, इतना टाइम नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस पे बिल्कुल हमें कामयाबी हासिल करनी है, एक एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज बेटा चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हो गया बेटा? चलिए बेटा, आपको पता है कि हमारी अर्थ पे सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद बेटा आपकी मेसोस्फेयर, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे लेयर्स आती हैं बेटा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है पर 1000 डिग्री पर 1000 मीटर्स। यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा? आपका जो टेम्परेचर रेंज है वो डिक्रीज होती रहेगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस रेट को क्या कहते हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा? क्योंकि हम टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर पर आने वाले सारे क्वेश्चंस मैम आपको कराएंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बेटा द करेक्ट आंसर इज लैप्स रेट। द करेक्ट आंसर इज लैप्स रेट। लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया मेरे बच्चों? देखो बेटा, अब यहाँ पर इस स्लाइड में बताया गया है
कि थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। टेम्परेचर वेरिएशंस अकर विद सीजनल चेंजेस इन द टेम्परेट रीजन्स। बेटा टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं, जब जब सीजनल चेंजेस हो रही हैं तो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस होते हैं बेटा। और सबसे ज़्यादा टेम्परेट कंट्रीज के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। दीज डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर फॉर्म थर्मल लेयर्स इन द वाटर। और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से बेटा क्या होता है, वाटर के अंदर थर्मल लेयर्स बनाई जाती है। भाई जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है, जो फोटिक जोन का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ पर तो टेम्परेचर हाई होगा ना, है ना। आप देखो भाई इसी स्लाइड में, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये आपका क्या है, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन है। इसको मैम बड़ा कर देती हैं आपके लिए। जी देखो ये क्या हो रहा है बेटा, ये फिनोमेना कैसी है, इसको हम थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन कह रहे हैं। ऊपर वाली जो लेयर है बेटा, जिसको हम एपिलिनियन कहते हैं, वहां पर जो वाटर है वो कैसा है भाई, वो पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। बच्चा पार्टी आप समझ सकते हो भाई, यहाँ पर क्या है, आपका सन है और यहाँ पर क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। तो ऊपर वाला बेटा जहाँ पे सनलाइट पहुंच रही है 1% तक, उसको हम क्या कह रहे हैं मेरे बच्चों, फोटिक जोन कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, एफोटिक जोन कहते हैं। अब ये फोटिक जोन में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना। एपिलिनियन को बिट्टू आप क्या कहेंगे, इट्स वार्म लाइट वाटर। पानी हल्का है, इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। एक बार क्वेश्चन बना है एम्स में बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, एपिलिनियन कहते हैं। उसके नीचे वाली जो रेंज है थर्मोक्लाइन, बेटा ये ऐसी रेंज होती है जिसके नीचे पानी ठंडा है, ऊपर पानी गर्म है। ऊपर पानी हल्का है, इवेपोरेट हो रहा है लगातार, और नीचे पानी कूल होता है, हैवी होता है, जस्ट बिकॉज वहां पर इवेपोरेशन नहीं होता। बताओ ये वाली स्लाइड समझ में आई, हाँ या ना बोलो। यस। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये देखो मैंने आपको कल ये पढ़ाया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं बेटा, वो टॉलरेट कर लेते हैं बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, यूरिथर्मल कहते हैं। बट कुछ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्टेनोथर्मल। बच्चों सुनो, इस पे क्वेश्चन आया है, बताओ ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टेनोथर्मल है या फिर यूरिथर्मल है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, वास्ट मेजॉरिटी, है ना। पिंक से करती हूँ, ये देखो ये लिखा हुआ है वास्ट मेजॉरिटी। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देखना है कि भाई वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे स्टेनोथर्मल होते हैं। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। चलिए नेक्स्ट बेटा, द लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अब मैम ने कल आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई है, आज मैम क्वेश्चन डिस्कस करवा रही है। एक दिन हम पूरे सारी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन से दूर हम नहीं भागेंगे। हम तो नीट एस्पिरेंट्स हैं, तो हम लोगों को दूर नहीं भागना है और बहुत इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन को कवर करना है। बच्चा पार्टी अगर मैं पूछूं कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो किसके बिहाफ पर हुआ है, वो थर्मल टॉलरेंस के बिहाफ पे हुआ है। समझ रहे हो, थर्मल टॉलरेंस कितना, जितना ज्यादा थर्मल टॉलरेंस होगा बेटा उतना ज्यादा ही ब्रॉड स्कोप में वो फैला होगा। आप देखो स्नो लेपर्ड सिर्फ और सिर्फ ठंडे इलाकों में ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसकी थर्मल टॉलरेंस उतनी ही है, वो ठंडे एनवायरनमेंट में ही रह सकता है, वो आगे नहीं रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, अगर कोई एनिमल या प्लांट को किसी ऐसे टेम्परेचर पर डाल दें जो उसकी मिनिमम इफेक्टिव लिमिट से भी कम होता है, तो वो कौन सी कंडीशन में
जाता है वो बेटा चिलकोमा में आ जाएगा। चिलकोमा क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए बेटा। ये ऐसी कंडीशन है जहां पर एंजाइम्स कुछ एक्सटेंट पर डीनेचर्ड हो जाते हैं। ये ऐसी कंडीशन होती है बच्चों जहां पर कुछ एक्सटेंट पर क्या हो जाता है, आपके जो एंजाइम्स हैं वो कैसे हो जाएंगे। यस बेटा, अभी ये ड्रॉपर्स चल रहा है बेटा, इसके बाद मैं लिंकेज आपको पढ़ाऊंगी, तो सब लोग रेडी रहिएगा। अभी आफ्टर 5-6 मिनट्स में क्वेश्चन डिस्कस करें सारे, ठीक है। तो चिलकोमा क्या है बेटा, चिलकोमा इज अ स्टेट, है ना भाई। आपने पता है कि आपने खाने को स्टोर करना है ठंडे एनवायरनमेंट में ताकि आपका खाना खराब ना हो। कोई भी मशरूम हो गया या कोई और सब्जी हो गई, आप उसको ठंडे एनवायरनमेंट में रखते हो, बिल्कुल फ्रीजर में, ताकि बेटा उसमें क्या हो, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को डिनेचर कर दिया जाए। क्योंकि कल मैंने आपको एक लाइन बोली थी बेटा, वो लाइन थी कि जो टेम्परेचर होता है ना वो मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर है, सबसे ज्यादा रेलिवेंट फैक्टर। और बेटा ये वही टेम्परेचर है जो कि अफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, चिलकोमा आपको क्लियर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आपको मैंने कल ये भी बताया था कि बच्चों अगर एंजाइम फंक्शनल है, एंजाइम अगर प्रॉपर्ली काम कर रही है तो क्या होगा भाई, मेरा मेटाबॉलिक रेट प्रॉपर होगा। अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज प्रॉपर काम कर रही होती है तो मेरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही होगा। भाई जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, सेनेसेंस एज की तरफ जाते हैं, तो निधि क्या हो जाता है, सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एग्जैक्टली ऑर्गन सही से काम नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे ऑर्गन सही से काम, क्योंकि जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है वो डिले होती चली जाती है। एंजाइम्स इतना फंक्शनली वर्क नहीं कर पाते बेटा। चलिए, तो आपको पता है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम्स को चाहिए ताकि वो अपने काम को कर सके, मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। बेटा द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ स्पीशीज कैन लिव इंडेफिनिटली इन एन एक्टिव स्टेट इज कॉल्ड द मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। क्या होता है मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर बेटा, मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर है जहां पर मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने से। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर के रेट क्या होता है बेटा, जहां पर एक स्पीशीज जिंदा है और एक्टिव है, इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया फिर भी एक्टिव है। आप समझ रहे हो, एक फ्रॉग को आप एक गर्म पानी में भी रखोगे तब भी वो सर्वाइव कर जाता है कुछ एक्सटेंट पर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर उसका जो मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा होता है, वो पोइकिलोथर्मस है बेटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जी बताइए। ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर और कॉल्ड। बेटा आंसर बताओ। यूरिथर्मल, यहाँ पे नहीं देखना है, अच्छे से करना है, ठीक है, वेरी गुड। मैम ने अभी बताया है यूरिथर्मल। मैम ने आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है बेटा। अब ये जो सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आप आंख बंद करके कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक और लिखिए क्वेश्चन लिखिए। Who define ecology? Who define ecology as the study of the relation of all organisms to all its environment। बताओ बेटा क्वेश्चन है कि इकोलॉजी को डिफाइन करने वाले वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने इकोलॉजी को बोला है कि भाई इकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जहां पर आप रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो, उसके सारे एनवायरनमेंट से, रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म टू ऑल इट्स एनवायरनमेंट। बताओ बेटा, बताइए। नो बेटा, आप लोग बताओ।
जल्दी जल्दी मुझे आंसर चाहिए, जल्दी 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 आंसर चाहिए मुझे। लिख लीजिए आंसर क्लीमेंट्स, क्लीमेंट्स। ठीक है बेटा, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस है, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो टेम्परेचर के ऊपर, सॉइल के ऊपर, है ना, अलग अलग चीजों के ऊपर आए हैं। आगे लिखिए क्वेश्चंस, आगे लिखिए। देखो आपको पता है बेटा, अगर एक क्वेश्चन आ गया, कल मैंने आपको कुछ पीपीटीज के बारे में बताया था, पार्ट्स पर 1000, अगर बेटा लेस देन 5 है तो वो कहाँ होता है, अगर 30 to 35 है तो वो कहाँ होता है, अगर मोर देन 100 है बेटा तो वो कहाँ होगा। मैम लेस देन 5 इंग्लैंड में और 30 to 35 में सी में होता है और 100 वाले लगून्स में। ठीक है, देखो ये क्या है, मैंने मोर का साइन सिंबल क्यों बनाया है। आप एक बात रखिए, अगर 5 to 6 भी है तब भी चल जाएगा आपका इनलैंड वाटर, तब भी चल जाता है इनलैंड वाटर। तो कहीं ना कहीं आप 5 ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, उस चीज का ध्यान रखना। लेकिन ये जो रेंज है 30 to 35, इसमें आता है आपका सी वाटर और 100 में आता है बेटा आपका हाइपर सलाइन लगून्स। ये मैम क्यों बता रही है अलग से आपको, इसलिए बता रही है बेटा क्योंकि इन पर क्वेश्चन बनने वाले हैं, इन पर क्वेश्चन बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिटा दूं? चलिए, अरे बाबा रुको, कहाँ लिखा था, कैसे मैं इसको वापस करूँ, मैं लिखा देती हूँ। हाइपरसेलाइन लगून्स है बेटा 100%, 30 to 35 है बेटा सी वाटर और 5% अराउंड आता है इनलैंड वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन आया बेटा, क्वेश्चन आया, सलाइन सॉइल कैन बी reclaimed by adding, मतलब मिट्टी के अंदर सलाइनिटी बढ़ गई बेटा, कैसे रिक्लेम करोगे। पहला ऑप्शन मोलासिस डाल दो उसके अंदर, मोलासिस डाल दो। सेकंड ऑप्शन जिप्सम डाल दो, बेटा केमिस्ट्री वाले बच्चों को पता है जिप्सम का फॉर्मूला CuSO4.2H2O है ना, सबको पता है, ठीक है बेटा। या फिर मड ऑफ शुगर फैक्ट्री डाल दो, मड ऑफ शुगर फैक्ट्री डाल दो बेटा। या फिर चौथा ऑप्शन ऑल। बताओ बच्चों क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बोलो। वेरी गुड, काजी ने बिल्कुल सही बोला है। इसका जो आंसर है बेटा वो ऑल आता है। अगर मिट्टी में सलाइनिटी बढ़ गई है तो आप क्या करेंगे, आप मोलासिस, जिप्सम, मड ऑफ शुगर फैक्ट्री सब कुछ डाल करके मिट्टी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा। जो रेसिड्यू बच गया है बड़ा थिक होता है तो उसको हम एज ए मड कह रहे हैं। चलिए बेटा, ब्लैक सॉइल किसके लिए उगाई जाती है, क्या होता है इस पे ब्लैक सॉइल पे, कॉटन। वेरी गुड, कॉटन। कैसा फीचर है बेटा इसका, कैसी होती है, पोरस होती है, क्लेई होती है, कैसी होती है, ब्यूटिफाइड होती है, नहीं क्लेई होगी और ह्यूमस होता है। तो ये क्वेश्चन बना था ब्लैक सॉइल के ऊपर, बेटा क्लेई है और ह्यूमस है। आज मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। कल बेटा हम लोग कन्फर्मर्स, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर्स की स्टडी करेंगे और यहाँ तक आपको जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स पर क्वेश्चन बने हैं, जीपीपीज आपको मिलेगी, उस पे सारे क्वेश्चन लगा करके आप लोग आएंगे। बताइए आएंगे या नहीं आएंगे? यस मैम। चलिए आफ्टर 3 मिनट मैं लिख के स्टार्ट कर रही हूँ, सब बच्चे रेडी रहिए। हाँ बेटा बोलिए।